नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी की कक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उदारवाद। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने उदारवाद क्या है, उसकी परिभाषा और उसके विकास क्रम को समझा था। हमने यह भी जाना था कि उदारवाद का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसे व्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं, और व्यक्तिवाद ने अपना स्वरूप सकारात्मक उदारवाद के रूप में स्थापित किया था। क्योंकि व्यक्तिवाद को मार्क्सवाद से खतरा उत्पन्न हो गया था। तो दोस्तों, प्रारंभ में नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद, इसके बाद लोक कल्याणकारी राज, फिर नव उदारवाद या उदारवादीकरण का दौर हमने देखा था। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम लोग नकारात्मक उदारवाद के जिस क्लास को पढ़ रहे थे उसी को आज आगे बढ़ाएंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में नकारात्मक उदारवाद की यात्रा कैसी रही, उसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु रहे। तो दोस्तों, नकारात्मक उदारवाद को पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख तथ्य जान लें। हम जानते हैं कि नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद के जनक के रूप में जॉन लॉक का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से दोस्तों हॉब्स का भी योगदान है। जितने विचारकों का नाम लिखा हुआ है इसमें एक सिमिलरिटी है कि सारे विचारकों का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इसे इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों उदारवाद का जन्म भी इंग्लैंड से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि उदारवाद के जो जनक हैं लॉक महोदय, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में जन्मे उन सारे राजनीतिक विचारकों को एक जगह हम देख लें। कभी कभी पूछ लेता है किसका जन्म इंग्लैंड में नहीं हुआ, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबका जीवन परिचय नहीं पढ़ रखा है, और अगर पढ़ा भी है तो बहुत तथ्यों में कन्फ्यूजन आ जाती है। तो एक जगह पढ़ लेने से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हॉब्स, लॉक, मिल, बेंथम, ग्रीन, लास्की और रॉबर्ट नाजिक, इतने विचारकों का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। और इनका क्या क्या रोल है, इन्होंने राजनीति विज्ञान में कौन सी विचारधारा विकसित की, वो भी आइए देख लेते हैं। जनक दोस्तों, हॉब्स व्यक्तिवाद के जनक हैं। हॉब्स व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं, या व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। जनक नहीं माने जाते दोस्तों, हम व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक हैं हॉब्स। और जॉन लॉक महोदय जो हैं ये उदारवाद के जनक माने जाते हैं। जे.एस. मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेमिसाल कार्य किया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के जनक जे.एस. मिल महोदय। बेंथम की बात करें तो उपयोगितावाद के जनक, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। ग्रीन ऐसे विचारक हैं जो ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक हैं, और साथ ही दोस्तों इन्होंने उदारवाद को आदर्शवाद से मिलाने का कार्य किया। आदर्शवाद से मिलाने का कार्य किसने किया? ग्रीन महोदय ने किया। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के जनक माने जाते हैं। और रॉबर्ट नाजिक नव उदारवादी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने फिर से रिवीजन कर लें। हॉब्स व्यक्तिवाद के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। J.S. मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं। ग्रीन ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक हैं और ग्रीन ने उदारवाद को आदर्शवाद से मिलाने का कार्य किया। लास्की लोक कल्याणकारी राज के जनक माने जाते हैं और रॉबर्ट नाजिक नव उदारवादी विचारधारा के जनक हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंग्लैंड में जन्मे उन राजनीतिक विचारकों की क्या भूमिका रही, राजनीति विज्ञान को क्या योगदान दिया इन्होंने, इसके बारे में एक लाइन में हमने जान लिया। अब आइए देखते हैं उदारवाद के पिता जॉन लॉक के क्या थॉट रहे हैं नकारात्मक उदारवाद के संदर्भ में। दोस्तों जॉन लॉक लिखते हैं कि राज्य का आधार लोगों की सहमति है। राज्य का आधार क्या है? लोगों की सहमति है या समझौता है। और जॉन लॉक व्यक्ति के जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना करते हैं और बताते हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं और इन्हीं 3 प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए जनता ने राज्य को बनाया है। अगर इनकी रक्षा राज्य नहीं कर पाती है तो जनता बहुमत से उस राज्य या सत्ता को बदल सकती है। और इन 3 प्राकृतिक अधिकार में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हैं लॉक और कहते हैं संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। लॉक फिर आगे लिखते हैं कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखनी चाहिए जिसका वह प्रयोग या सदुपयोग कर सके। तो कहीं भी संपत्ति शब्द आ जाए और स्टेटमेंट में पूछ ले, कथन में पूछ ले किसका है, तो दोस्तों लॉक को आप मत भूलिएगा, क्योंकि लॉक एक पूंजीपति का पुत्र था, पूंजीपति खानदान में पैदा हुआ था, इसीलिए संपत्ति की बहुत डट कर वकालत करता है। एक विचारक मैक्सी हैं और लिखते हैं कि राज्य का कथन राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसकी कमियों को दर्शाना है। मैक्सी कहते हैं कि जो राज्य है उसका कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसकी, यहाँ कथन थोड़ा गलत हो गया है दोस्तों। मैक्सी का कथन है कि राज्य का कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसकी कमियों को दर्शाना है। अगला कथन है लॉक ने सीमित सरकार, संवैधानिक शासन, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संसदीय सरकार और शक्ति विभाजन का समर्थन किया। लॉक ने सीमित सरकार, संवैधानिक शासन, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संसदीय सरकार और शक्ति विभाजन का समर्थन किया। और लॉक का विचार है अमेरिका की स्वतंत्रता या स्वाधीनता घोषणा पत्र पर लॉक का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों लॉक इतना महान था कि अमेरिकी घोषणा पत्र पर भी उसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। और जॉन लॉक धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो चर्च को राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया जाना चाहिए। पॉलिटिकल थिंकर की क्लास में दोस्तों ये सारे तथ्य हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं।
आज अब की जो क्लास हो रही है एक तरह से रिवीजन की क्लास है। उदारवाद को दार्शनिक आधार देने का कार्य अगर किसी विचारक ने किया तो उनका नाम बेंथम है। और बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। बेंथम कैसे विचारक हैं? उपयोगितावादी विचारक हैं। लेकिन राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। कौन? बेंथम। तो कहने का आशय है कि उदारवाद को दार्शनिक आधार देने का कार्य बेंथम ने किया, जो उपयोगितावादी हैं, लेकिन राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में बेंथम व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। बेंथम आगे फिर लिखते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। बेंथम लिखते हैं राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। यहाँ पर बेंथम व्यक्तिवाद की ओर झुक जा रहे हैं, जबकि बेंथम उपयोगितावादी भी हैं। इसलिए राज्य ऐसे कार्य, बेंथम के अनुसार, इसलिए राज्य ऐसे कार्य करे, ऐसा कानून निर्माण करे जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के मार्ग में सहायक हो। दोस्तों, बेंथम लिखते हैं कि स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को महत्व मिलना चाहिए। बेंथम लिखते हैं स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को महत्व मिलना चाहिए। तो आप देखिए, स्वतंत्रता उदारवाद की आत्मा है, जबकि बेंथम सुरक्षा को महत्व दे रहे हैं। और प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून का बेंथम विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और सामाजिक संविदा सिद्धांत जो भी विचारधारा है, ये सब प्राकृतिक अधिकार पर आधारित हैं। इसीलिए बेंथम विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये सारे विचारधारा प्राकृतिक कानून पर आधारित हैं। और दोस्तों, बेंथम एडम स्मिथ की तरह आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तिवाद का समर्थन होना चाहिए, व्यक्तिवाद का समर्थन करना चाहिए। और प्रसिद्ध कथन कहते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। यह कथन किसका है? बेंथम महोदय का है। और दोस्तों, अगली लाइन में व्यक्तिवाद की विचारधारा को हर्बर्ट स्पेंसर ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया। व्यक्तिवाद की विचारधारा को चरम सीमा पर पहुंचाने वाला विचारक कौन था? तो दोस्तों, वह हर्बर्ट स्पेंसर था। उन्हें वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? हर्बर्ट स्पेंसर को। और स्पेंसर ने राज्य के आंगिक सिद्धांत, स्वायत्त सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए। दोस्तों, आंगिक सिद्धांत, स्वायत्त सिद्धांत क्या है? आपको मैंने बताया था। अंगी अंग का सिद्धांत, ये राज्य है, मानिए पूरा शरीर राज्य है और ये पूरी हाथ क्या है? व्यक्ति है। तो इस हाथ का वजूद तभी तक है जब तक पूरे शरीर में ये जुड़ा हुआ है। जैसे हाथ कट जाए तो इस हाथ का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक वैसे ही अगर राज्य में नागरिक निवास कर रहा है तो राज्य का तभी तक नागरिक का अस्तित्व है। जैसे ही राज्य से बाहर जाता है, नागरिक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही आंगिक सिद्धांत, स्वायत्त सिद्धांत है। तो इसके समर्थक स्पेंसर महोदय माने जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं स्पेंसर कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। और स्पेंसर कहते हैं कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए। न्यूनतम कार्य क्या है? न्यूनतम कार्य है राज्य पुलिसमैन की भांति कार्य करे, राज्य एक ऐसे मशीनरी की बात करे जो शांति स्थापित करे, सुरक्षा दे और न्याय दे। इसके अलावा वो कोई काम न करे। तो इस तरह स्पेंसर अपनी किताब मैन वर्सेस स्टेट
और सोशल स्टैटिक्स 2 किताब लिखते हैं। मैन वर्सेस स्टेट में स्पेंसर लिखते हैं कि राज्य व्यक्तियों का दुश्मन है। तो दोस्तों मैन वर्सेस स्टेट में स्पेंसर ने राज्य को व्यक्ति का दुश्मन बताया, और सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने बताया आदर्श व्यवस्था तब होगी जब राज्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। मतलब राज्य को समाप्त कर दिया जाए, राज्य को नष्ट कर दिया जाए, तभी आदर्श व्यवस्था होगी। तो इस तरह स्पेंसर ने व्यक्तिवाद को चरम पर पहुंचाने का कार्य किया। तो सवाल पूछा जाता है कि चरम व्यक्तिवादी कौन सा विचारक था? तो चरम व्यक्तिवादी विचारकों में लॉक नहीं है, बेंथम नहीं है, बल्कि स्पेंसर हैं, क्योंकि चरम पे पहुंचाने का कार्य स्पेंसर ने किया। सबसे ज़्यादा राज्य का विरोध किया और राज्य के सबसे न्यूनतम कार्य या सीमित कार्य का समर्थन किया। दोस्तों नकारात्मक उदारवाद को आगे बढ़ाने में स्पेंसर नाम के एक विचारक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और स्पेंसर ने जो अपना थ्योरी प्रस्तुत की उसे उद्विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और स्पेंसर की ही जो अगली थ्योरी थी योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो स्पेंसर का जो योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत है, इसे डार्विन ने बाद में प्रस्तुत किया था। डार्विन ने स्पेंसर से इस सिद्धांत को लिया था और जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित करा दिया। तो राजनीति विज्ञान में पूछा गया सवाल है कि डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वह किस राजनीतिक विचारक से लिया है? वो दोस्तों वह स्पेंसर से लिया था डार्विन ने। और स्पेंसर ने अपने राजनीतिक विचारों में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ दो और जिसमें क्षमता होगी वही जिंदा रहेगा। यह विचार किसका है दोस्तों? स्पेंसर महोदय का है। और स्पेंसर ने आगे लिखा, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, व्यक्तिवाद का विकास अगर किसी ने किया तो एडम स्मिथ ने किया। दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और व्यक्तिवाद का विकास एडम स्मिथ ने किया। एडम स्मिथ की किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है, किसकी रचना है? एडम स्मिथ की है। और दोस्तों एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। लेसेज फेयर को अहस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं, और इसका तात्पर्य है मुझे अकेला छोड़ दो। लेसेज फेयर का तात्पर्य है मुझे अकेला छोड़ दो। टीजीटी 2009 और 10 में आया हुआ सवाल है कि लेसेज फेयर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों एडम स्मिथ एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की और कहा व्यापार करने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन एडम स्मिथ का है। और एडम स्मिथ ने कहा कि जो व्यापार होता है, वाणिज्य व्यवसाय होता है, उसे मुक्त प्रतिस्पर्धा के दायरे में रखना चाहिए। व्यक्ति को मुक्त प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य न्यूनतम कार्य करे, फिर वही न्यूनतम कार्य, वो न्यूनतम कार्य पुलिसमैन की तरह कार्य करे। राज्य सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए, कानून का पालन करे और सुरक्षा दे। और आगे लिखते हैं एडम स्मिथ, राज्य व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बिल्कुल न करे। राज्य व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बिल्कुल न करे। दोस्तों आगे कुछ विचारक हैं जैसे रिकार्डो माल्थस,
इन्होंने स्मिथ के विचारों का समर्थन करते हुए कहा, रिकार्डो ने कहा किराए के सिद्धांत का डेवलपमेंट किया और मुनाफे के सिद्धांत का डेवलपमेंट किया, मजदूरी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जबकि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहने का ऐसा ये है कि रिकार्डो और माल्थस ने स्मिथ के विचारों का समर्थन किया और रिकार्डो ने किराए का सिद्धांत, मुनाफे का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस तरह दोस्तों नकारात्मक उदारवादियों के अतिवादिता का परिणाम यह हुआ कि अमीर और गरीब के मध्य खाई बढ़ती गई, अमीर अमीर होता गया और गरीब बेचारा गरीब हो गया। तो परिणाम युद्ध हुआ और हम इस विचारधारा के सामने आके खड़ा हो गया मार्क्स। वो मार्क्सवाद जो गरीब को न्याय दिलाने के लिए दुनिया में डंका बजा रहा था और उसने जब कहा कि हे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए सारा जहां है, खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं। तो मार्क्स के इतने ललकारने के बाद दुनिया दो भागों में विभाजित हो जाती है और नकारात्मक उदारवाद को अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाने के लिए फिर दूसरा खोल पहनना पड़ता है। वो था नकारात्मक उदारवाद से सकारात्मक उदारवाद की ओर जाना। तो दोस्तों सकारात्मक उदारवाद को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज तक की हमारी पूरी राजनीति विज्ञान टीजीटी पीजीटी की क्लास के तहत कुल 58 क्लास लग चुकी हैं। जो भी विद्यार्थी पिछली कक्षा को न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके सारी कक्षाएं बारी बारी से देख सकते हैं और बिल्कुल भी फ्री वीडियो है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।